देखिए हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने ये बताया कि जो हमारा वेव फंक्शन है शाई, वो है एच वाई और ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमने देखा था इसका नेचर तो हमारा ई वाई स्क्वायर से मिल रहा है, लेकिन अगर वो वेव फंक्शन हम यदि रखते हैं तो हमारा वेव फंक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमको जो है सीरीज को ट्रंकेट किया है हमने। तो फिर हमने उसके लिए क्या होगा, ट्रंकेट करने के बाद हम जो है हर्माइट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि यदि n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स हैं यदि उनमें टर्म्स, तो हमारी सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट है। ऑड और इवन दोनों हमको मिली हैं, दोनों सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, तो हमने उनको ट्रंकेट किया कल। तो आपको बताया था ट्रंकेट करने पे हमको जो है A1, A2, A3 इन सब के हमें जो मिले, इन सब के जो कोफिशिएंट थे, जो सीरीज जिन कोफिशिएंट से मिली है उन कोफिशिएंट का आपस में हमको रिलेशन मिला। लेकिन हमें जो A1 और A0 ये हमको दोनों में चाहिए। A1 और A0 जो है हमने आपको बताया था कि किस तरीके से निकालते हैं, कि जो हमारी सीरीज में सबसे हाईएस्ट पावर होती है y की, मान लीजिए n है, तो ये हाईएस्ट पावर जो है yn किसके बराबर हो जाएगी हमारी, ये होगी 2n के। इसको हम किसके इक्वेट कर लेंगे, 2n से इक्वेट कर लेंगे। और यदि हमारा A1 कोफिशिएंट है और सीरीज का कोफिशिएंट है तो A1 yn बराबर इतना हो जाएगा, और यदि हमारा इवन सीरीज का कोफिशिएंट है तो वो A1 yn बराबर 2n हो जाएगा। तो हाईएस्ट सीरीज का जो कोफिशिएंट है हम वो ले लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर y की जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट जो है वो ले लिया जाता है और वो इक्वेट कर दिया जाता है 2n के बराबर। तो A1 A0 इंटू कोफिशिएंट जो है yn का जो भी होगा, इसके साथ जो भी आएगा वो हम किससे इक्वेट करेंगे, 2n से। फिर वहां से हम A0 और A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो कल हमने बहुत सारी वैल्यूज निकाली थी। तो देखिए हमारी दो सीरीज में कैसे सीरीज बनी थी हमारी, एक तो हमारी एच वाई इवन जो सीरीज बनी थी वो हमारी कैसे बनी थी, देखिए A0 यहाँ क्या आया था 1 प्लस 1 माइनस, ऑल्टरनेटली साइन बदल जाता है, प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2n अपॉन फैक्टोरियल 2 और हमारी लैम्डा स्क्वायर, प्लस 4 का आएगा तो प्लस हमारा, और दूसरा नंबर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 और लैम्डा 4। इसी तरीके से अब माइनस आएगा और 2 क्यू हो जाएगा तीसरे नंबर का। पहले नंबर पे n रहता है, दूसरे नंबर पहला तो हमारा कांस्टेंट का रहता है, A1 रहेगा या A0 रहेगा, दूसरे नंबर पे हमारा n रहता है, तीसरे नंबर पे हमारा इवन सीरीज में 2 स्क्वायर रहता है और n माइनस 2 क्यू और n माइनस 2 n माइनस 4 और लैम्डा 6 और उतना ही फैक्टोरियल 6। और ये भी देखिए कि यहाँ पर जो टर्म्स होंगी n माइनस 1 और n माइनस 3 नहीं आएंगी, ऑड में आएंगे n माइनस 1 और n माइनस 3, क्योंकि A0 के साथ हमारा n मान लेते हैं। तो n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 4 n माइनस 6 n माइनस 8 ये सब इवन सीरीज में आएंगी, और n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 ये सब किसमें आएंगी, हमारी ऑड सीरीज में आएंगी। तो ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई इवन सीरीज, और हमारी ऑड सीरीज क्या हो गई एच वाई ऑड में। ये हमारा क्या होगा A1, यहाँ पे 1 कांस्टेंट आता है
इवन में, और यहाँ पर क्या आता है लैम्डा, लैम्डा माइनस यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 3 आएगा, और इधर वाई क्यू आएगा, और इधर आएगा हमारा n माइनस 1, n माइनस 1 ये आएगा। लैम्डा माइनस n माइनस 1 बाई क्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 स्क्वायर n माइनस 1 और n माइनस 3 और फैक्टोरियल 5 और ये y 5। तो ये हमारा जो है ऑड सीरीज के लिए, और ये हमारा जो है इवन सीरीज के लिए आ गया। अब हम जो है इससे हम हर्माइट पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब देखिए आपको a0 और a1 भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं n बराबर 0, हाँ थैंक यू। तो n बराबर 0, तो n बराबर 0 में देखिए हमारी इवन के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर n बराबर 0 में हमारा क्या आएगा h, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल को h नॉट से, और y h नॉट y, ये क्या होगा इसमें देखिए a नॉट 1, n जैसे 0 होगा तो हमारी ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा a नॉट 1, खाली हमको इस सीरीज में 1 मिला। अच्छा अब देखिए a नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। a नॉट की वैल्यू किसकी होगी, यहाँ का इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a0 1 बराबर a0, और 2 इसका कोफिशिएंट कितना है y0 मान सकते हैं हम, तो वो हमारा हो गया 2 0। तो हमारा a नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। तो हमारा जो हर्माइट पॉलिनोमियल है a0 किसकी वैल्यू बराबर आ गई 1, तो ये हमारा हो गया हर्माइट पॉलिनोमियल 1। h नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए n बराबर 0 हो गया, n बराबर 2 लें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे h2, सेकंड ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल, ये 0 ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल है। अब देखिए n बराबर 2, जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो ये हमारा ये 0 हो जाएगा, और सब आगे की टर्म 0 हो जाएंगी, यानी हमने ट्रंकेट कर दी। हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम a नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। a नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है, हाईएस्ट पावर कहाँ है y2 है हमारी हाईएस्ट पावर, देखिए इधर निकालेंगे y2 है हाईएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट कितना है 2n फैक्टोरियल 2 इंटू a0, तो माइनस 2n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a नॉट, ये किसके बराबर होना चाहिए 2n के बराबर, और n किसके बराबर होता है, जो हमारे सॉरी y है, ये दिस इज y, ये लैम्डा, अरे y तो लिखा है y, और ये y, ठीक है। तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो वो हमारे 2 के ऊपर वो पावर आ जाएगी। तो हमारा यहाँ कितना हो गया -2 अपॉन 2, और n की जगह कितना लिखेंगे हम 2n, 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू a नॉट बराबर 4। तो हमारा ये कितना हो गया 2 2 4, या इसको ऐसे ही रहने दें। ये क्या है फैक्टोरियल 2, दिस इज इक्वल टू 4, और हम लिख सकते हैं इसको दैट माइनस
4a0 is equal to 8, minus 4a0 is equal to 8, therefore a0 is equal to हमारा हो गया ये हो गया -2। a0 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -2। तो देखिए a0 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो यहाँ हमारा क्या होगा? a0 कितना लिखेंगे हम? हमारे पास है a0 1 माइनस, यहाँ तक आएंगे हम, 1 माइनस 2n अपॉन फैक्टोरियल 2y²। ठीक है, यहाँ तक रहेंगे क्योंकि आगे की टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। और हम लिख सकते हैं इसको कैसे? ये हो गया 2, n बराबर कितना है? 2 हमारा, तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 2 और फैक्टोरियल 2 इज 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया। तो a0 1 माइनस 2y² और a0 की वैल्यू हमारी कितनी निकली है? a0 की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी? -2 1 माइनस 2y², तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 4y² -2। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर जो हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 4y² -2। ये हम hy की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? 3 दो ऑड में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? n बराबर 4। ये हमारा फोर्थ ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल होगा और इसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है। हमारा जैसे ही हम 4 करते हैं हमारी ये टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास कहाँ तक बचेगा? यहाँ तक बचेगा। तो यहाँ तक के लिए हमारे पास देखिए a0, पहले a0 निकाल लेते हैं। a0 जो है इंटू सबसे हाईएस्ट पावर है y4 और ये हमारा जो है इसका कोफिशिएंट है, इतना कोफिशिएंट है a0 के साथ। तो 4 इंटू n बराबर 4, n 4 माइनस 2 बराबर 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 कितना है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू y4 है, तो हमारे ये किसके बराबर होगा? 2⁴, क्योंकि 2n है। अब हमारे पास देखिए 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया और तो हमारे पास क्या आ गया? 4/3 a0 is equal to 16, therefore a0 is equal to 40। ये हो गया अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हमारे पास जब n बराबर 4 है तो हमारे a0 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। a0 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया हमारे पास। a0 इज 12 फॉर n बराबर 4 के लिए। हमारी सीधे यहाँ तक है तो हम क्या लिखेंगे? a0 की जगह हम क्या लिखेंगे? बार है 1 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 2y² प्लस 4 है और ये 4 2 रह गया, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 y4, ये हमारा आ गया। तो अब ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? 12 माइनस 6 48 माइनस 48 y²
और ये कितना है, तो इसको काट दीजिए आप। फोर बाई फोर आ गया, और ये हो गया 4 प्लस 16y4, 16y4। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16y4 माइनस 48, हाँ 16y4 माइनस 48y स्क्वायर प्लस 16, ये हमारी जीरो ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल, सेकंड ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल और फोर्थ ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम वेव फंक्शन जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सीरीज को ट्रंकेट कर दिया। तो हमारा वेव फंक्शन जो है अब चेक कर देगा हमारे वेव फंक्शन को, जो कि जीरो नहीं होने देता। अगर आप ट्रंकेट नहीं करते तो अगर y इनफाइनाइट हो जाता तो हमारा वेव फंक्शन बाउंड्री कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाता और वो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं रहता। तो ये निकल आया हमारे पास। अब देखिए इसी तरीके से हम n बराबर 3 और n बराबर 5 के लिए निकालेंगे। when n बराबर 3 के लिए हम जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे हमारी ये सीरीज जो है जीरो हो जाएगी, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो हम पे केवल कितना बचेगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पे मैक्सिमम पावर कितनी है, वाई क्यू। तो सबसे पहले तो हम 2 पर पावर लगा लेते हैं क्यू। अच्छा a1 का भी मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, और हमारा फैक्टर कौन सा है, ये वाला कोफिशिएंट है। n बराबर 3 तो क्या हो गया, 2/6 हो गया, 2/6। और ये हो गया 8 हो गया, 2 क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। तो 2a1, अच्छा माइनस है तो ये माइनस साइन लगेगा यहाँ। 2a1 बराबर 48, देयरफॉर a1 बराबर n-1 है, 3 -1, 3 - 1 तो ये क्या हो गया 2, और 2 और ये 3 × 2 हो गया 6, -2/6 a1, ये हो गया 8 हो गया। और तो हो गया -2a1 बराबर हमारा हो गया, नहीं 2a1 बराबर, तो ये a1 बराबर कितना हो गया 40, कहाँ गलती आ रही है, n-1 अपॉन फैक्टोरियल, 3 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, n-1 यहाँ पर क्या आया था, ये फैक्टर, ये देख लेते हैं सीरीज में यहाँ पे क्या आया था, -2, ये यस, यहाँ पे क्या होगा, पहला है तो ये दो डिफरेंस पे है, तो -2n-1/q। तो हमारा कितना -2 और 3-1 क्या है 2/q अपॉन फैक्टोरियल 3 × 2। तो y/q तो लिखेंगे नहीं, ये हमारा हो गया -2 और 2 बराबर ये कितना होना चाहिए 2q के। तो हमारा ये हो गया -4 अपॉन 6 = 8। देयरफॉर हमारा ये किसके साथ है, a1 के साथ, a1 तो हमारा क्या हो गया -4a1 = 48, इसलिए a1 = -12। तो n बराबर 3 के लिए हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई, -12। अब हमारी सीरीज कहाँ तक है, देखिए 3 डिग्री हर्माइट पॉलिनोमियल यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, हमारी यहाँ तक सीरीज रहेगी, क्योंकि 3n-3 3 - 3 0 होगा, तो ये टर्म हमारी सीरीज ट्रंकेट हो गई।
तो हमारे पास ये है y, ये दिस इज y, तो a1 y माइनस 2 n माइनस 1 3 माइनस 1 2 y क्यूब अपॉन 3 इंटू ये दो माइनस 2 इंटू 2 वाई क्यूब और अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2। तो हमारे पास ये 2 से 2 कट गया और हमारे पास ये आ गया। यहाँ कितना रखेंगे, -12 है y माइनस 2 वाई क्यूब 2/3 वाई क्यूब, ये क्या हो जाएगा, -12 वाई और प्लस 8 वाई क्यूब। तो यहाँ हम इसका हमारा काम हो गया, हमने 3 फैक्टर तक निकाल लिया और इसके 2 फैक्टर तक निकाल लिया हमने। अतः n बराबर 5 तक, n बराबर 3 नहीं 0 2 4 और 1 और 3, 0 1 2 3 4 ये हम निकाल ले रहे हैं। तो हमारे पास जो n बराबर 3 के लिए जो 3rd डिग्री हर्माइट पॉलिनोमियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, हमारा 8y क्यूब माइनस 12y, ये आ गया। अब देखिए n बराबर 1, अब n बराबर 1 लेंगे तो n बराबर 1 में क्या है, ये हमारे यहाँ ट्रंकेट हो गई। n बराबर 1 तो लिया ही नहीं हमने, सीधा हमने क्या ले लिया, n बराबर 3 ले लिया। तो n बराबर 1 में ये ट्रंकेट हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, a1 और y बचेगा और y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो और y पे पावर कितनी है 1, तो हमारे a1 इंटू 1 कोफिशिएंट ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इसका मतलब a1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y है तो 2y, a1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 2, a1 की वैल्यू, और ये हमारी ट्रंकेट हो चुकी है इतनी, तो a1 हमारा जो है h1 कितना निकल आएगा, h1 बराबर a1 की वैल्यू 2y, a1 कितना है 2 और y, तो हमारा फर्स्ट डिग्री हर्माइट पॉलिनोमियल व्हेन n बराबर 1, तो ये h1 y इज इक्वल टू कितना निकला है हमारा 2y। देखिए हमने 5 डिग्री तक हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लिए हैं और अब हम वेव फंक्शन के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब हमारे पास सब मटेरियल है, अब हम आराम से वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जितना भी जिस n ऑर्डर का निकालना चाहे आप जो है निकालिए, सीरीज को ट्रंकेट करिए और a1 और आइदर a1 और a0 इनमें से वैल्यू निकालिए और उसके हिसाब से अपने हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हम वैल्यू इस तरीके से रख लेते हैं, यही साइड में रख लेते हैं, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। n बराबर 1 तो h1 बराबर y इज इक्वल टू 2y, ये हो गया। और n बराबर 3 तो हमारा h3y बराबर किसकी हो गया 8y क्यूब माइनस 12y। इसको हम लाइन खींच देते हैं और अब हम तैयार हैं अपने वेव फंक्शन के कंस्ट्रक्शन के लिए।
अगर मान लो हमारा वेव फंक्शन n बराबर 0 के लिए है तो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? साई नॉट से। हमारा जो मान लीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं? साई n नंबर ऑफ ऑर्डर h n y। और दूसरा हम ये भी लिखते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो भी हमारा n पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे हम कहेंगे कि n बराबर 0, n बराबर 0, तो हमारा कैसे वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा? साई नॉट n नॉट h नॉट। और अब हम जो है हमने y को क्या माना था? हमने y को माना था अंडर रूट अल्फा x और y स्क्वायर हमने क्या माना था? अल्फा x स्क्वायर, ये वैल्यू रखी थी। तो अब हमारा जो वेव फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? अंडर रूट अल्फा x का। तो ये भी n नॉट और ये भी हमारा जो है h नॉट भी अब किसका फंक्शन होगा? y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट अल्फा x। और ये हमारा हर वेव फंक्शन में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर रहेगा। ये फैक्टर हमेशा हर एक के साथ रहेगा, हर वेव फंक्शन में आपको मिलेगा। अब देखिए n नॉट की वैल्यू जो है हम कैसे n की वैल्यू हमें निकालनी होती है n की। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2n इंटू फैक्टोरियल n अंडर रूट, और ये होता है हमारा अल्फा अपॉन पाई 1/4। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट रहता है और n ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जितना n होता है हम उसकी वैल्यू रखते चले जाते हैं। और ये हमने जो है नॉर्मलाइजेशन जो है कांस्टेंट वो इसी तरीके से निकाले हैं, अल्फा स्टार अल्फा डीटा ये सब करके हमने इजिकल टू 1, इससे जो है हम ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने वो करे हैं। तो हमने ये फॉर्मूला ले लिया। अब मान लो हमें n बराबर 0, तो n0 कितना आएगा? n0 1/2 फैक्टोरियल 1 हो गया, ये हो गया 0 फैक्टोरियल, तो 2 0 यानी 1 1 हो गया 1 1, और अंडर रूट ये हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या मिल जाएगा? n नॉट की वैल्यू अल्फा अपॉन पाई 1/4। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी n नॉट के लिए, सिर्फ क्या मिलेगी? अल्फा अपॉन पाई 1/4। h नॉट यहाँ से देख लीजिए 1 हो गया, e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा साई नॉट तैयार हो गया, अंडर रूट अल्फा x का फंक्शन है। अच्छा, अब हम यहाँ भी जो है वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम साइड में लिखते चले जा रहे हैं। ये हम लिख लेते हैं साई नॉट बराबर हमारा क्या हो गया? अल्फा अपॉन पाई 1/4 ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ये हमारा साई नॉट आ गया। अब देखिए हम किसको निकालेंगे? साई 1 को निकालेंगे। साई 1 अंडर रूट अल्फा एक्स इज इक्वल टू h1 अंडर रूट अल्फा एक्स n1 और e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं, e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 था। हाँ, तो ये आ गया। अब कैसे निकालेंगे साई 1? साई 1 बराबर n1 निकालिए। n1 किसके बराबर है? 1/2n इंटू फैक्टोरियल n और 1/2 इंटू अल्फा अपॉन पाई 1/4।
तो ये हो गया 1, 2 कितना है n, तो 1 फैक्टोरियल 1, और ये हो गया 1/2 इंटू ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया 2 1 फैक्टोरियल, और तो ये 2 अंडर रूट 2, तो ये हो गया 1 बाई अंडर रूट 2 और अल्फ़ा अपॉन पाई 1/4 ई माइनस, अच्छा h1 की वैल्यू भूल गए हम, h1 की कितनी वैल्यू है 2y, h1 की वैल्यू कितनी है 2y, यहाँ पे n1 रखा, फिर h1 कितना है 2y और इंटू ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई, तो ये हमारा क्या हो गया शाई 1 बराबर, ये यहाँ से अंडर रूट हट गया, तो हमारा क्या हो गया अंडर रूट 2 ऊपर बचा, तो अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई 1/4, y की जगह आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा एक्स ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई, ये हमारे शाई 1 की वैल्यू निकल आई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, शाई 1 की हो गई, अब हम निकालेंगे 2 की। शाई 2 अंडर रूट अल्फा एक्स इज इक्वल टू हमारा आएगा 1/2 और n2 फैक्टोरियल n2 अल्फा अपॉन पाई अपॉन रेज टू दी पावर 1 to 4। अच्छा, अब हम किसकी वैल्यू लेंगे h2 की लेंगे, h2 हमारा कितना है 4y स्क्वायर माइनस 2 ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई, ये है हमारा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4y की जगह 4 अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर, 4y स्क्वायर की हमने क्या लिख दिया 4 अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल 2 2 जा 4 1, ये तो हमारा शाई 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1/√8 अल्फा अपॉन पाई 1/4 और 4 अल्फा नहीं 4 अल्फा एक्स स्क्वायर, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल आया शाई 2 निकल आया। इसी तरीके से यदि हम शाई 3 निकालें, शाई 3 जो कि अंडर रूट अल्फा एक्स का फंक्शन है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू फैक्टोरियल 3 अल्फा अपॉन पाई 1/4, वो लिखिए S3 हमारा क्या है 8y³ माइनस 12y और e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई, y की जगह हम क्या लिख देंगे हम अंडर रूट अल्फा एक्स होल क्यूब, तो ये हमारे क्या आ जाएगा शाई 3
इज इक्वल टू 1/8, 1/√48 अल्फा अपॉन पाई 1/4, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट अल्फा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/2 अल्फा, तो 8 3/2 अल्फा एक्स क्यूब माइनस 12/e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया हमारा। अब शाई 4 निकाल लें। शाई 4, सॉरी ये शाई 4 ही तो निकलना ही है, हाँ शाई 4 निकलेगा। शाई 4 के लिए हमारे पास क्या है 1/2 4 फैक्टोरियल अल्फा अपॉन पाई 1/4, और हमारा क्या है 16/4 माइनस 48/² प्लस 16। इसी तरीके से हम यदि शाई 5 निकालें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 125 फैक्टोरियल 5 अल्फा अपॉन 1/4, ये यहाँ पे क्या आएगा e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 5 क्या है हमारा, हमने 5 नहीं निकाला है क्या, n बराबर 4 तक ही निकाला है, ठीक है n बराबर 4 तक ही निकाला है हमारा। तो शाई 1 है, शाई 3, हाँ। तो ये इस तरीके से हम जो है हर्माइट पॉलिनोमियल्स निकाल लेते हैं और हम वेव फंक्शन निकाल लेते हैं। अब देखिए हम 1 बाई 1 जो है वेव फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए शाई 1, शाई 2 और शाई 3 को ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने एनर्जी के बारे में बताया था। एनर्जी E0 कितनी थी, हाफ एच न्यू। E1 कितनी थी 3/2 एच न्यू, और E2 कितना था 5/2 एच न्यू। इसी तरीके से E3 बराबर 7/2 एच न्यू। तो हमने ये देखा कि हमारे जो एनर्जी के बीच में जो गैप है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है ये। तो और यहाँ पर जो n से मिलता है तो n जो है हमारा क्या हो जाता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो जाता है। तो देखिए हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि जो पेंडुलम जब घूमेगा तो वो हर वैल्यू का होगा, हर वैल्यू एनर्जी की देगा, यानी कंटिन्यूअस एनर्जी देगा। लेकिन यहाँ आपने देखा कि एटम जब वाइब्रेट कर रहा है, हमारा क्वांटम पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है हमारी क्वांटाइज्ड है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो और इससे हमको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में जब ये होता है, जंपिंग होती है, इधर से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बराबर है इसलिए ये तो हमको एक ही फ्रीक्वेंसी की एक लाइन मिल जाती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में। और दूसरा देखिए इसके हिसाब से ये हमारा जो ये जो है कैसे हमारी जो पार्टिकल घूम रहा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बताते हैं कि जब ये बाउंड्री पे टर्निंग पॉइंट पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब अगेंस्ट मतलब सेंटर की तरफ आता है इक्विलिब्रियम पे तो सेम डायरेक्शनल फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाती है और सेंटर पर जो है मैक्सिमम हो जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन
हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यदि हम एनर्जी वर्सेस एक्स में ग्राफ खींचेंगे तो वो हमको कैसा मिलेगा, दैट पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। और इस पैराबोलिक ग्राफ में यहाँ से जो है इस मैक्सिमम उसका जो वाइब्रेशन होगा वो कितना होगा, यदि हम ये x ले लें और ये हम vx ले लें तो ये जो है हमें ग्राफ मिलेगा v का मिलेगा। और मैक्सिमम ये जो है इस पे पॉइंट पे एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमको। तो उसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ से या इस बाउंड्री से क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सेंटर में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो लेकिन हम देखते हैं कि हमारे ई जीरो जब n बराबर जीरो है तो क्योंकि हमारी एनर्जी कितनी निकली थी, दैट वाज h न्यू और n प्लस हाफ निकली थी। तो जीरो के लिए भी हमारे पास कितनी एनर्जी निकली थी, हाफ h न्यू। यानी ग्राउंड स्टेट में भी हमारा पेंडुलम रेस्ट में नहीं है, क्वांटम पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, वहाँ पर तब भी एटम में वाइब्रेशन होते रहते हैं एट जीरो ग्राउंड स्टेट में। तो यदि ग्राउंड स्टेट में भी होते हैं तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी जीरो, तो यदि हम इसमें मान लें जो कि हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो क्वांटम मैकेनिक्स में ही हम सिग्निफिकेंट रहता है, तो यहाँ पर वो फेल हो जाता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इसका मतलब हम मोमेंटम निकाल ले रहे हैं, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और यदि हम पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पोजीशन जीरो हो गई। तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा फेल हो गया क्योंकि मोमेंटम हम और पोजीशन हम पार्टिकल की जो है एक साथ निकाल ले रहे हैं, साइमल्टेनियसली मेजर कर ले रहे हैं। तो ये हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि हमारा पार्टिकल जीरो एनर्जी का हो सकता है, यानी रेस्ट में भी आ सकता है सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स इसको डिनाई करता है। और देखिए क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि हमारा ये जो है बाहर नहीं जा सकता, इसके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अभी मैं बताऊंगी, जब वेव फंक्शन बताऊंगी तो वो जैसे जीरो के लिए तो हमारा वेव फंक्शन ऐसे आ जाता है, यानी इस बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाता है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कहाँ है, वहां पर हमने प्रोबेबिलिटी कही थी आपसे क्लासिकल मैकेनिक्स में कि सेंटर पर जीरो होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो टर्निंग पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और सेंटर में प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की कम है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। तो यहाँ जब आप शाई जीरो की वैल्यू देखेंगे तो शाई जीरो के लिए, अभी मैं बताऊंगी, शाई जीरो के लिए ग्राफ ऐसा आता है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, x बराबर जीरो पे। तो दिस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी टू क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि ये बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये इस बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाता है, इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। अब जो है हम वेव फंक्शन की बात करते हुए हमने एनर्जी की बात करी थी, तो हमने देखा कि हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी है और एनर्जी के कारण हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी देख सकते हैं इसमें। और हमारा ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो केस होता है वो नॉन डिजेनरेट केस होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एन हैं और हर एक एन के लिए हमारे पास वेव फंक्शन है और हर वेव फंक्शन के लिए एक आइगन वैल्यू है एनर्जी की।
तो जितने हमारे पास स्टेट होगी उतनी ही हमारे पास स्टेट के लिए एनर्जी है। तो हमारा ये जो है वेव फंक्शन कैसा है, इट्स ए नॉन डिजेनरेट केस। तो अब देखिए क्या होता है कि हमने वेव फंक्शन का उसमें देखिए, तो हम ये जानते हैं कि वेव फंक्शन की जैसे हमारी वैल्यू थी, से फॉर एग्जांपल हमने देखा शाई नॉट, शाई नॉट हमारा क्या था, एक तो 1 आया था और कांस्टेंट था, और e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर था। तो देखिए यहाँ पर n बराबर जो है वो है, तो यहाँ पर जो अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये जो है हमारा वेव फंक्शन जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे जो वेव फंक्शन है वो 2 तरीके के हैं, एक तो इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। तो यदि हमारा n इवन होता है तो हमारा वेव फंक्शन भी इवन हो जाता है, और यदि हमारा n ऑड होता है तो हमारा वेव फंक्शन भी जो है ऑड होता है। तो अब जैसे कि मतलब हम कहेंगे कि ये हमारा शाई 0 है, ये हमारा इवन फंक्शन है, और ये दोनों साइड में हमें सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो जो इवन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक भी होते हैं, और जो ऑड वेव फंक्शन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक हो जाते हैं। अब देखिए हम इसमें देखते हैं, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने आपको बताया था कि जो पेंडुलम की क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, यदि हम ये करें तो मैक्सिमम जो है ये एनर्जी, ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये जैसे यहाँ पर तो कितनी ये हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल बताएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे जितना है वो हमको देगी जैसे पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए यहाँ पर आया हमारा, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और इतनी हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम जो है देख लेते हैं। बिल्कुल बाउंड्री पर है यदि, तो हमारा ये है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देता है। जैसे यहाँ पर हमारी क्या होगी, मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम है यदि, तो यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो हम वेव फंक्शन की बात कर रहे थे। वेव फंक्शन जैसे हमें शाई 0 मिला, शाई नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, तो उसके हिसाब से जो यदि हम देखें तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, ये इस तरीके से वेव फंक्शन जो है यहाँ पर जो है इसमें हमें कोई भी नोड नहीं मिलता है, क्योंकि n बराबर कितना है, 0 है। n बराबर 1 होगा तो हमें 1 नोड मिलेगा, और n बराबर 2 है तो हमें 2 नोड मिलेंगे। तो हमारा जो हर्माइट पॉलिनोमियल को जब एक्सप्रेशन को जब 0 करके सॉल्व करते हैं और जो x की वैल्यू आती है वो हमको नोड बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2 यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल कितना था, इसमें से देख लेते हैं। हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू याद नहीं आ रही है, H2 कितनी थी, ये है हमारी हर्माइट पॉलिनोमियल। H2 बराबर था H2 था हमारा 4y स्क्वायर माइनस 2, 4y स्क्वायर माइनस 2 था। तो ये हम यदि 0 कर दें, 4y स्क्वायर माइनस 2 0, तो हमारा hy जो यही था हमारा 4 माइनस स्क्वायर 2, तो 4y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/, ये बराबर 2 हो गया। तो वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 1/4, और वाई जो है हमारा प्लस माइनस 1/2 हो गया। तो अगर यदि हम इसकी जगह किसकी वैल्यू रख लें, वाई क्या होगा हमारा √α(x), ये होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी, ये हो जाएगी x की वैल्यू हमारी 1/√α(x) बराबर √α, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2√α। सॉरी, एक मिनट देखते हैं। तो हमारी ये क्या है 4y² - 2 है। ये क्या होना चाहिए हर्माइट पॉलिनोमियल 0। y स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, α(x² - 2 बराबर 0। देयरफॉर 4α(x² बराबर 2, देयरफॉर x² बराबर हमारा 2/4α बराबर 1/2α। देयरफॉर x बराबर हमारा हो गया 1/√2α। इसका मतलब x के ऊपर जो है 2/4 1/2α, तो 1/√2α हो गया ये। तो इसका मतलब क्या है कि x से 1/√2 की दूरी पर हमको नोड मिलेगी कब, जब हमारा n बराबर 2 है, करेक्ट। तो n बराबर 2 यानी ψ2। तो x से ये जो है हमारा यहाँ आएगा, ये ग्राफ ये जो है इस तरीके से आएगा, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया। n बराबर, देखिए ग्राफ देखती हूँ मैं, तो ये ग्राफ मिलेगा आपको n बराबर 2 के लिए। हाँ, ये यहाँ से मिलेगा, ये लाइक दिस यहाँ। तो आपको n बराबर 2 के लिए देखिए क्या मिल रहा है, x से x बराबर 0 से 1/√2α पर हमें 2 नोड मिलेंगी, क्योंकि n बराबर 2 है। इसी तरीके से यदि हम x देखें या हम देखें ψ0 देखें, तो ψ0 हमारा किसके बराबर आ रहा है, ψ0 की वैल्यू इसी में से देख लेते हैं। हम लोगों ने हमने कैलकुलेट तो करी थी ψ0। तो ψ0 जो है कितना आया था हमारा, ये ψ0 था ψ0 की वैल्यू हमने जो है कैलकुलेट करी है, तो ये हमारा आ रहा है, ये n बराबर 1। ψ0 हमारा था, देखिए ψ0 हमारा कितना है, α/π1/4e−α(x²/2), ये हमारा था। और हमारा h0 कितना था, क्योंकि 1 था, और हमारा n0 भी 1 था। और यहाँ पे हमारी कितनी e0 कितनी थी, हाफ h0। तो n बराबर 0 है, तो इसमें देखिए हमें कोई वो नहीं मिलेगा। और α(x²) जो है यहाँ पर जो है हमारा ये इवन फंक्शन है, तो देखिए दोनों तरफ वो है। अब देखिए क्या है, ये ψ0 जो है, बिकॉज n बराबर 0 है तो इसमें कोई नोड नहीं है,
क्योंकि जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू तो वहाँ पर हमको जो है कैलकुलेशन में कोई भी नोड नहीं मिलेगी। तो हमारा वेव फंक्शन एक्स पर मैक्सिमम है एच आई 0। इसका मतलब ये बता रहा है कि x बराबर 0 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे x बराबर 0 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं होती है बल्कि लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स कह रही है कि x बराबर 0 पे जो पार्टिकल है हमारा वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रख रहा है। अब देखिए, और हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में बोलते हैं कि इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो बाहर जा रहा है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट, यानी हमारे बाउंड्री के बाहर भी ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बाउंड्री थी उसके बाहर भी जा रहा है। तो इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट, और इसका कोई एनालॉग नहीं है। जैसे कि स्पिनिंग का क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई एनालॉग नहीं है, इसी तरीके से इस टनलिंग इफेक्ट का क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी एनालॉग नहीं है। अब यदि हम देखें तो हमारा जो वेव फंक्शन है, अभी इसमें शाई है तो प्रोबेबिलिटी यदि लेंगे तो शाई स्क्वायर हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी कर्व हमको दे रहा है, और यहाँ E0 जो है कितना है, ये बराबर हाफ एच। अब दूसरे कर्व पे आते हैं। यदि हम E1 पे आते हैं, n बराबर कितना है 1। जितना नंबर होता है उतना ही हमारे नोड होते हैं। n एक है तो हमको एक नोड मिलेगा। नोड वो प्लेस होता है जहाँ पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो हमारे पास यहाँ नोड है एक, ये नोड मिल गया हमको, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है। तो हम वो करेंगे, तो ये हमारा एसिमेट्रिक फंक्शन है। एसिमेट्रिक फंक्शन है, यदि हम शाई 1 देखेंगे तो ये हमारा एसिमेट्रिक फंक्शन है। और जब हम इसकी साइज का प्रोबेबिलिटी ले लेंगे तो ये पोर्शन भी हमारा क्या हो जाता है, प्लस में चला जाता है, क्योंकि वहाँ शाई स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो है हमारा शाई प्रोबेबिलिटी स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर ये शाई स्क्वायर, तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, ये नोड है, और यहाँ पर हमारा जो है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी टनलिंग इफेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे n बढ़ता चला जाता है हम देखते हैं हमारा ये टनलिंग इफेक्ट जो है कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हमारे क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाता है तो टनलिंग इफेक्ट जो है बिल्कुल कम होता चला जाता है, और जब बहुत n की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा ये इस तरीके से ग्राफ हो जाता है, और टुवर्ड जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ हम मतलब हो जाते हैं। हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, एनर्जी कंटिन्यूस। तो वो ही है कि हमारा जो है वो है ये इस तरीके से कंटिन्यूस ग्राफ जो है वो हो जाता है। टनलिंग इफेक्ट जो है छोटे छोटे पास पास आता चला जाता है, तो ये कंटिन्यूस में चला जाता है, यानी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स टुवर्ड्स क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ बढ़। तो ये देखिए पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर खत्म होता है। अब मैं जो है हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करूँगी।